वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल 26 जनवरी थी, उस पर हमने क्लास नहीं कर पाई। कुछ टेक्निकल इशू रहा था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। लेकिन उस तरफ दूसरा मुद्दा की बात करूं तो दूसरा मुद्दा यह था कि दिल्ली जाने का, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय यूट्यूब पे आग लगी हुई है कि एयरफोर्स रिजल्ट एंड इनरोलमेंट और न्यू वैकेंसी के बारे में। सीएसवी हमारा जो एयरफोर्स का एग्जाम कंटेंट वो कराता है। इसी तरह हमारा ये उद्देश्य है कि हम सीएसवी से ये क्वेश्चन करें कि वो आखिर इतना रिजल्ट और इनरोलमेंट अभी तक क्यों नहीं दे रहा है। मैं बात करूं यहीं पर 4 से 8 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था, 4 से 8 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था, उसका आज तक इनरोलमेंट नहीं आई है। अब उसी तरह मैं बात करूं कि एक 14 नवंबर और 18 नवंबर के बीच सन 2000 उसका जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, उसका आज तक कोई रिजल्ट का अता ही पता नहीं है कि उसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो स्टूडेंट इतना परेशान हो गया है कि वो रिजल्ट के और इनरोलमेंट की आस को लेकर अब उस पर रहा नहीं जा रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ रिजल्ट के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट के लिए सभी यूट्यूबर पे जितने भी डिफेंस के टीचर हैं वो मेहनत कर रहे हैं और वो तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली चलने के लिए भी तैयार हैं। और बात करें दुनिया के सबसे फेमस टीचर खान सर, जिन्होंने अपने मुंह से ये बोला है कि मुझे रिजल्ट और इनरोलमेंट दो वरना दिल्ली को जाम करा दूंगा। उसी तरह मैं बात करूं कैडेट डिफेंस एकेडमी की जो संजीव ठाकुर सर हैं, वो भी आपके साथ हैं। इधर कानपुर से मैं बात करूं मयंक चतुर्वेदी सर जो मैथ वाले हैं, वो भी आपके साथ हैं। इधर राजस्थान से बात करूं तो आरएस सर फिजिक्स वाले, वो भी आपके साथ हैं। लेकिन आज मुद्दा यहाँ तक पहुंचा है कि ये सारे यूट्यूबर्स जितने भी टीचर हैं वो सारे दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। तो मेन रीजन ये था कल सारे टीचरों से बात हुई थी, मैंने भी की, मैं भी तैयार हूँ। लेकिन इतना है कि कल इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम क्लास को रेगुलर कंटेंट करेंगे। ये क्लास है आज फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 4, और मैं बोलूँ तो ये फ्रिक्शन का एंड गेम है। क्या है? फ्रिक्शन का एंड गेम है। जैसा कि फ्रिक्शन की मैराथन लगाने के लिए भी सोची, लेकिन फ्रिक्शन का आज थोड़ा सा ही पार्ट है, थोड़ी सी छोटी क्लास होगी। फ्रिक्शन आज पूरी तरह एंड गेम पे है। लेकिन अब जो मैराथन होगी वो मैराथन नेक्स्ट चैप्टर की होगी। पूरे एक ही क्लास में जो भी टॉपिक होगा 1 क्लास में खल्लास होगा। तो मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन की, जो आज एंड गेम है। सबसे पहले हम फ्रिक्शन मोस्टली कवर कर चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हैं वो कुछ देख लीजिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है फ्रिक्शन जो है हमारा डिपेंडेंसी को लेकर। किसको लेकर? डिपेंडेंसी को लेकर। तो मैं सबसे पहला फैक्ट बात करता हूं, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जो मेरा फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड नहीं होता? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं होता। मैं बात करूं एरिया ऑफ कांटेक्ट, संपर्क क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं मानता हूं इधर मैं इतने बड़े एरिया में से आया हूं, इधर इतने छोटे एरिया में, यहां से इतने बड़े एरिया में से इधर छोटे एरिया में आ रहा हूं। तो मेरे लाल फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बड़े एरिया पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा या छोटे एरिया पे फ्रिक्शन कम लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन दोनों पर समान लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कांटेक्ट ऑफ एरिया होता है। ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। जितना बड़ा एरिया पे फ्रिक्शन लगेगा उतना ही छोटे एरिया पे फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये संपर्क क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहला पॉइंट यही है, डायरेक्ट एग्जाम में हिट होता है, फ्रिक्शन संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है या नहीं? आपका जवाब होगा नहीं, ये संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो क्लियर होगा
दूसरा पॉइंट है अगर फ्रिक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करता तो फिर फ्रिक्शन करता किस पे डिपेंड है, किस पे करता है, फ्रिक्शन डिपेंड भी करता है, वो फ्रिक्शन तो वो करता है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस, यानी कि किस पे करता है, सतह पर, किस पे, सतह पर, सतह किस पे डिपेंड करता है, सतह पर। अब सतह पर कैसे निर्भर करता है, सतह पर डिपेंड कैसे करता है, मैंने बोल दिया कि घर्षण सतह पर निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है, इतना क्लियर। लेकिन करता कैसे है, ऊपर तो था कि घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, संपर्क क्षेत्र पर। लेकिन करता किस पे है, संपर्क, यानी कि मैं बोलूं ये संपर्क नहीं, सतह पर डिपेंड करता है, किस पे, सतह पर डिपेंड करता है, मैं बोलूं सरफेस पे डिपेंड करता है। लेकिन कैसे, हमारी जो सरफेस होती है वो दो प्रकार से होती है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। नंबर एक बोलूं खुरदरी, और नंबर में दो बोलूं तो चिकनी, कौन सी, नंबर एक खुरदरी और नंबर दो चिकनी, दो प्रकार की सतह होती हैं। तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो सतह पर डिपेंड होता है, सरफेस पे निर्भर होता है, लेकिन सरफेस दो प्रकार की होती है, तो किस पे ज्यादा और किस पे कम होता है। तो मेरे लाल जो संपर्क खुरदरी होगी और जो संपर्क चिकनी होगी, चिकनी पर फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कम होता है और खुरदरी पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल पहले लेक्चर में बताया था कि कोई व्यक्ति अगर अपने सतह पर खड़ा है या चल रहा है, अगर मैं वहां पर तेल डाल दूं या ग्रीस डाल दूं तो वह व्यक्ति फिसल जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, इस वजह से वो क्या होता है, फिसलने लगता है। लेकिन अगर वो खुरदरी सतह होती है तो व्यक्ति लगातार चलता रहता है, मैं बोलूं तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो किस पे ज्यादा, अगर सरफेस खुरदरी होगी तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर सरफेस चिकनी होगी तो उस पर फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा। क्लियर। अब अगले पॉइंट पे मैं चलता हूं, अगला पॉइंट है नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि फ्रिक्शन है घर्षण एक कैसा बल है, असंरक्षी बल है, कैसा बल है, असंरक्षी बल है, कैसा बल है, असंरक्षी। क्यों, अब असंरक्षी और संरक्षी होते क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो बल होता है वो बल, यानी कि मैं बल की बात करूं तो जो फोर्स होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है संरक्षी और एक होता है असंरक्षी, एक होता है संरक्षी और एक होता है असंरक्षी। अब संरक्षी क्या होता है और असंरक्षी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि संरक्षी वो होता है जो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, किस पे, जो पाथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल। जब मेरे लाल ये पथ पर निर्भर नहीं करता है तो इसके एक पूरे पथ में एक चक्कर में जो किया गया कार्य W होगा वो जीरो होता है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर इसका एग्जाम्पल था विद्युत बल, क्या था, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं असंरक्षी बल की बात करूं तो असंरक्षी बल वो बल होता है जो डिपेंड्स ऑन पाथ होता है, यानी कि ये पथ पर निर्भर करता है। अगर ये पथ पर निर्भर करता है तो मेरे लाल इसके एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य जीरो के बराबर नहीं होता है। ये जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो गया हुआ, संरक्षी क्या होता है और असंरक्षी क्या होता है। तो मेरा जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, वो एक असंरक्षी बल है। कैसा बल है, एक असंरक्षी बल है। अब अगला पॉइंट ये है, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मैंने तो कह दिया कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसे,
मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, जब व्यक्ति रेस्ट में होता है, जब व्यक्ति रेस्ट में होता है तो इस पे हम एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। जब व्यक्ति रेस्ट में है और मैं अप्लाइड फोर्स आगे की ओर लगा रहा हूं तो मेरा पीछे की ओर अपोज कौन करता है? अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मैंने दो तरीके से पढ़ाया था, फ्रिक्शन फोर्स एक सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है। सपोर्ट कब करता है? जब वस्तु या व्यक्ति किसमें हो? मोशन में हो, तब वो सपोर्ट करता है। लेकिन अपोज कब करता है? अपोज जब करता है जब व्यक्ति वस्तु किसमें हो? रेस्ट में हो। किसमें हो? रेस्ट में। तो यहां पर व्यक्ति रेस्ट में है, अप्लाइड फोर्स आगे की ओर, तो पीछे अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। ये किसमें? रेस्ट में। अब देखना, तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि फ्रिक्शन फोर्स और मोशन यानी कि गति के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। 180 का बनना है कि बनना? ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का? 180 का। ठीक है, हमारा कार्य क्या कहता है? W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो W बराबर एफ एस कोस थीटा की जगह 180, क्योंकि कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो W बराबर -FS, इसलिए होता है नेगेटिव। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन और मोशन के बीच जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है मेरे लाल? वो 180 का बनता है। जब 180 का एंगल बनता है तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो 180 -1 होती है, और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -FS। मैं बोलूं तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो उम्मीद करता हूं ये 4 टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, उस पे चलते हैं। अब देखो वो पॉइंट क्या है। पॉइंट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन को लेकर। क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने फ्रिक्शन 3 टाइप से पढ़ाए थे। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो इसे हम हिंदी में कहते हैं लोटनिक घर्षण। क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण। यही कहते हैं लोटनिक घर्षण। अब देखो, वैसे मैं बात करूं लोटनिक घर्षण में आपको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जो लोटनिक घर्षण है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफेंस के सिलेबस में लोटनिक घर्षण से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पूछता है उससे मैं बताता हूं। वैसे मैं जनरली बात करूं, लोटनिक घर्षण का एक फॉर्मूला भी होता है जो FR, R फॉर रोलिंग फ्रिक्शन बराबर μR, और क्या होता है R। जहां पर ये रोलिंग फ्रिक्शन है, क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। ये जब ये रोलिंग फ्रिक्शन है तो μR क्या है? μR क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि ये क्या है? लोटनिक घर्षण गुणांक है। और R क्या है? R है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की मैं बात करूं तो प्रतिक्रिया बल। क्या है? प्रतिक्रिया बल। और रोलिंग फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो क्या है? लोटनिक घर्षण। क्या है? लोटनिक घर्षण। इसी तरफ मैं कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो लोटनिक घर्षण गुणांक। क्या है? लोटनिक घर्षण गुणांक। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये लोटनिक घर्षण गुणांक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी डिटेल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ इससे ये क्वेश्चन बनने वाला है वो पढ़ाऊंगा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में दैट इज बोलो तो क्या लोटनिक घर्षण जो होता है वो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ये संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। कैसे? अभी तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि संपर्क सतह पर फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स होता है। ये संपर्क क्षेत्र पर फ्रिक्शन बोलो तो घर्षण निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन आ गया? मैं बात करूं तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो इस एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे? मान मेरे लाल, ये गाड़ी का टायर होता है, जब उसमें हवा भरी हुई होती है तो क्या वो अचानक धीरे मतलब उसको चलाना कठिन होगा या फिर आसान होगा?
तब उसको चलाना आसान होगा जब उसमें पहिए में हवा भरी होगी। लेकिन अगर मैं उस पहिए की हवा निकाल दूं तो उसका एरिया कैसा हो जाता है, कम। जब एरिया कम हो जाता है तो क्या उस पहिए को चलाना आसान होगा, खींचना पड़ेगा, यानी कि बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है, यानी कि तब अधिक ताकत लगानी पड़ेगी जब एरिया कम हो जाएगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड करता है। इतना मैं कहूंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्लियर। अब देखो, अब मैंने बताया कि जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक मेरा है एक संबंध, एक रिलेशन। एक संबंध बोलूं तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन में बात करूं तो गतिज घर्षण गुणांक एंड स्टैटिक घर्षण गुणांक, काइनेटिक घर्षण गुणांक। और मैं बात करूं तो रोलिंग कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन। मैं अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में स्टैटिक घर्षण गुणांक, कॉमा गतिज घर्षण गुणांक, कॉमा गतिज घर्षण गुणांक, स्टैटिक घर्षण गुणांक और लोटनिक घर्षण गुणांक में संबंध, लोटनिक घर्षण गुणांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो इससे जो रिलेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनता है और डायरेक्ट एग्जाम में हिट होता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है तो देखिए, उस क्वेश्चन को मैं बताता हूं वो क्वेश्चन क्या बनता है। रिलेशन से फॉर्मूला बनता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, मैं बात करूं तो स्टैटिक घर्षण गुणांक होता है, वो सबसे अधिक होता है, उससे जो छोटा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उससे सबसे जो छोटा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो सबसे बड़ा यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। इन दोनों के बीच रिलेशन पूछ सकता है कि गतिज घर्षण गुणांक और स्टैटिक घर्षण गुणांक में से कौन सा अधिक होता है, तो स्टैटिक घर्षण गुणांक अधिक होता है, गतिज घर्षण गुणांक कम होता है स्टैटिक घर्षण गुणांक की तुलना में। सबसे पहले अगर मैं तीनों में से बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अधिक होता है सबसे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद लास्ट में आता है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो अच्छा है, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो तुम घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया, ऐसे भी लिख के देख सकता है। इसमें भी सबसे ज्यादा है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और उससे छोटा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, उससे छोटा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है। तो दैट इज इतना क्लियर हो गया होगा, ये रिलेशन आपको क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि म्यू एस और म्यू के का जो अनुपात निकलेगा वो ग्रेटर देन 1 निकलेगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जो अनुपात निकलता है ग्रेटर देन 1 निकलता है, यानी कि 1 से ज्यादा निकलता है। क्लियर। अब देखो, अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं तो घर्षण को कम करने के उपाय, क्या, फ्रिक्शन को कम करने के उपाय, घर्षण को कम करने के उपाय क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि
अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु सतह पर है, जिस सतह पर दौड़ रही है खड़ी है, उस सतह पर मैं तेल या ग्रीस डाल दूं तो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मेरा क्या है, तेल या ग्रीस डालकर या प्रयोग कर ग्रीस का प्रयोग करके। क्लियर। दूसरा एग्जांपल होता है, एक बॉल बेयरिंग होती है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। उसके बाद जो एग्जांपल है वो एग्जांपल एक मिश्र धातु का भी प्रयोग करके, मिश्र धातु का प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। अब देखो घर्षण के कम करने के उपाय क्या हैं, तेल या ग्रीस का प्रयोग करके, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, मिश्र धातु का प्रयोग करके। इन 3 कंडीशन में बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, यानी कि कंडीशन नंबर 4, नमी के कारण फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, नमी के कारण भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो दैट इज आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रिक्शन को कम करने के उपाय। तो आज इन्हीं टॉपिक के साथ हमारा फ्रिक्शन एंड गेम होता है, इसलिए मैंने मैराथन नहीं लगाई थी, क्योंकि फ्रिक्शन में ज़्यादा नहीं बचा था, बस थोड़ा सा ही टॉपिक बचा था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगले दिन जो कल हम न्यू चैप्टर के साथ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो धमाकेदार एक ही मैराथन में 1 क्लास टॉपिक खल्लास। तो आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखिए, दिल्ली जाने के लिए घबराना मत, क्योंकि सब टीचर आपके सपोर्ट में हैं। मेरे लाल, मैं भी दिल से आपके साथ हूँ, मैं भी दिल्ली जाऊँगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो भी कॉन्फिडेंस है एग्जाम को लेकर, उसकी तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि एग्जाम भी जल्दी कंटेंट होगा, जल्द ही कराएगी CSP एग्जाम, और रिजल्ट भी और एनरोलमेंट भी जल्दी देगी। तो आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।